तो दोस्तों हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे। ये हमारा पार्ट 5 आ गया है। इससे पहले 4 पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। ये पार्ट 5 है, 5वां भाग है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन सभी वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इन सभी चीज़ों के घटनाक्रम को हम लोग देख चुके थे। फ्रांसीसी समाज कैसे था, कौन कौन डिवाइड था, प्रथम स्टेट में कौन था पादरी, द्वितीय स्टेट में कौन कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में कौन था बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर। ये सब थे। लिब्रे के बारे में देख लिए थे। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। 10% का क्या किया गया था? ब्याज लिया गया था। रिकॉल कर लेते हैं जो जो चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 90% क्या था? किसान था। लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। यह फ्रांस की मुद्रा लिब्रे कब तक रहा? तो 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। स्टेट क्या था? तो 3 पार्ट में जो डिवाइड किया था। पादरी कौन थे? जो चर्च के विशेष कार्य को देखते थे। टाइड क्या थे? जो चर्च कर लेता था उसको टाइड बोलते थे। जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था उसको क्या बोलते थे? टाइल बोलते थे, ठीक। टाइड किसको बोलते थे? जो चर्च लेता था। और टाइल जो सीधे राज्य लेता था। टाइल कैसा टैक्स था? प्रत्यक्ष कर था, ठीक। प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स था। यहाँ तक क्लियर है? और हम लोग क्या पढ़ चुके थे? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितना था? 2.3 करोड़ था। 1789 में कितना था? 2.8 करोड़ था। जीविका संकट को देखे थे। जीविका संकट मतलब ऐसा हुआ मैक्सिमम कंडीशन जब आपके पास जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है वो भी नहीं मिल पाया आपको, तो उसको क्या बोलते हैं? जीविका संकट, ठीक है। चलिए, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों को भी देख चुके थे, ठीक है। फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र कब बना? संविधान कब बना? प्रारूप कब पूरा कर दिया गया? इसका उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्ति को क्या किया गया? सीमित कर दिया गया। इनका कहना था कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मोनोपोली बढ़ जाएगा। तो क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। 1791 में क्या होता है? संविधान कानून बनाने का अधिकार किसको दे देता है? तो नेशनल असेंबली को दे देता है, ठीक है। नेशनल असेंबली वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? चुनी जाती है। और सर्वप्रथम क्या करता है? नागरिक और निर्वाचक समूह का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। कौन? नेशनल असेंबली, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। इसका कंडीशन क्या था? वोट देने का अधिकार किसको नहीं था? तो जो 25 वर्ष से अधिक है और केवल ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार होता है उसको सक्रिय नागरिक, और जो वोटिंग नहीं करते हैं उसको निष्क्रिय नागरिक। तो कंडीशन था कि जो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष हैं जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं, मतलब 25 प्लस भी होना चाहिए और 3 दिन के इक्वल से क्या करना चाहिए? वो टैक्स देते हो, वही वोट दे सकते हैं, ठीक है। उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जो नहीं कर सकते थे उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। संविधान क्या कहता है कि संविधान जो है वो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। संविधान कैसे स्टार्ट हुआ? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से, ठीक है। संविधान किससे स्टार्ट हुआ? पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से क्या हो गया? शुरू हो गया। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। मतलब है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त बाय बर्थ प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करे। मतलब क्या हुआ कि नागरिक का जो नैसर्गिक अधिकार होता है, मीन्स फंडामेंटल राइट जो होता है, उसका क्या करेगा? राज्य का यह कर्तव्य है कि इसका रक्षा करेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है।
यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी पत्रकार, एक पत्रकार हैं, ठीक है, एक पत्रकार है जिसका क्या नाम है, जियां पॉल मरा, ठीक, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में जीन पॉल मैरट, ठीक है। ये क्या है, यह पत्रकार है, ठीक है। अपने अखबार, इनका एक अखबार था जिसका नाम था लामी द पप्ल, नामी द पप्ल, जनता का मित्र, ठीक, इसका क्या नाम था, जनता का मित्र। यह क्या था, लामी द पप्ल, पप्ल क्या था, तो यह अखबार का नाम था, ठीक है। यह न्यूज़पेपर था, ठीक है, न्यूज़पेपर था। किसका न्यूज़पेपर था, क्रांतिकारी पत्रकार जो थे उनका यह न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्रांतिकारी पत्रकार जीन पॉल मेरट ने अपने अखबार लामी द पप्ल जिसका मतलब होता है जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की, ठीक। नेशनल असेंबली जो तैयार हुआ था उसके बारे में यह टिप्पणी करेंगे, ठीक है। क्या टिप्पणी करते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। इनका कहना है कि जनता का प्रतिनिधित्व का कार्यभार जो है वो किसको सौंप दिया गया, वह अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधार सकती। मतलब इनका कहने का मतलब है कि गरीब और शोषित जो हैं, शोषित मतलब जिनका शोषण होता है समाज में, की जो दशा है, उनका जो कंडीशन है, वह केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधारा जा सकता, ठीक है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि यह इस बात का प्रमाण है कि जिसके पास धनाढ्य वर्ग, मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है, संपन्न आदमी है, ठीक है, अमीर आदमी, कि कानून को वो कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। इनका कहना है कि यह कानून जो बनाया है, यह कानून तब तक चलेगा जब तक कि लोग इसको मानेंगे तो कानून चलेगा, नहीं मानेंगे तो कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का भी होगा। इनका कहना है कि जो अमीर वर्ग जो हैं, जिनका कानून पर पकड़ रहता है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन अमीर को भी फेंकना पड़ेगा। यह टिप्पणी कौन कर रहा है, तो जॉन पॉल मरा, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जीन पॉल मेरट, उनका समाचार पत्र था लामी द पप्ल, ठीक। इसका मतलब होता है जनता का, इसका मतलब क्या होता है, जनता का मित्र। क्लियर है, जनता का मित्र। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या दिया हुआ है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आदमी क्या पैदा होता है, वह स्वतंत्र पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है, बेड़ी से कोई पैदा नहीं होता है, सभी आदमी क्या पैदा होते हैं, स्वतंत्र पैदा होते हैं, ठीक। आदमी कैसे पैदा होता है, वह स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता भी स्वतंत्र है और उनके अधिकार समान होते हैं। कह रहा है कि आदमी स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र पैदा लेता है और उनका राइट्स जो है, अधिकार जो है, वो क्या है, समान है, इक्वल है, ठीक। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार को संरक्षित रखना है, ठीक है। मतलब उसका नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार जो है, अहरणीय अधिकार मतलब जिसका हरण नहीं, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सके, और नैसर्गिक मतलब जरूरी को क्या किया गया है, संरक्षित रखना है, ठीक है। और कह रहा है कि ये अधिकार कौन कौन से हैं, यह है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार कौन कौन है, नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार कौन कौन है, एक बार फिर से देखिए।
तो यह है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ये सब क्या है? नैसर्गिक और ओहरणीय अधिकार है। ठीक। अब थर्ड में देखिए क्या कहा गया है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। समग्र संप्रभुता का स्रोत कहाँ निहित है? तो वह कहाँ है? तो वह राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। इनका कहने का मतलब है, ये कहना चाहते हैं देखिए कह रहा है कि जनता का जो समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है वह कहाँ है? वह राज्य में है, राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, वैसा अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जो उसको नहीं मिला है, जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, तो यह स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। ठीक। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास है? कानून के पास है। मतलब सोसाइटी के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी, मतलब ऐसा कोई काम जिससे लोगों को नुकसान हो, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उस पर पाबंदी कौन लगाएगा? तो यह अधिकार किसके पास है? कानून के पास है। यहाँ तक क्लियर है? छठा पॉइंट कह रहा है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून क्या है? सामान्य इच्छा की क्या है? अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का क्या है? राइट्स है, अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है? समान है। अमीर गरीब सब समान है। इसमें कानून की नज़र में क्या है? सभी कोई समान है। ठीक। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर, ऐसा नहीं है कि जहाँ कानून का काम है वहीं पे ये सब काम होगा। ऐसा नहीं कि आप बाहर में किसी को पकड़ कर उसको क्या कीजिएगा? दोषी ठहरा दीजिएगा और उसको क्या कर लीजिएगा? गिरफ्तार कर लीजिएगा और उसको नज़रबंद कर दीजिएगा। यह सब काम न्यायालय में होगा। रोड पर चलते हुए किसी को नहीं, तुम गलत हो और तुमको पकड़ के क्या कर देंगे? जेल दे देंगे, नज़रबंद कर देंगे। ऐसा काम नहीं होता है। ठीक। यह सब काम कहाँ होगा? कानून के सामने। ठीक। अब देखिए और क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, उनको बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद हैं। मतलब जितना भी नागरिक है वो क्या है? सबको बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और छापने का अधिकार है। ठीक। अब ऐसा नहीं करना है, ऐसा काम बोलना है जिससे दूसरों को तकलीफ नहीं हो, ऐसा लिखना है जिससे दूसरों को हानि नहीं हो, ऐसा छापना है जिससे दूसरे के औचित्य पर धब्बा ना पड़े। ठीक। ये सब समझ गए? तो कैसा बोलना है? प्रत्येक नागरिक क्या करना है? बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और छापने के लिए क्या है? आज़ाद है, स्वतंत्र है। ठीक है। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अगर वह ऐसा कुछ लिखते हैं जो कानून की नज़र में वो गलत है, तो इसके दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? प्रत्येक नागरिक की होगी। वह नागरिक की होगी जो इसका दुरुपयोग करेंगे। ठीक है। सार्वजनिक सेना और तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। मतलब जैसे आपके देश में सेना है, प्रशासन है, पुलिस, दरोगा, एसडीएम, डीओ, बीडीओ, सीओ, जितने भी तरह के सिपाही, तो सबको वो जो मजदूरी करते हैं, वो जो काम करते हैं, तो उनको पेमेंट मिलेगा। तो यह पेमेंट राज्य सरकार कहाँ से देगा? या केंद्र सरकार कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? तो आपके ऊपर ही टैक्स लगाकर, जनता का पैसा लेकर ही क्या करता है? इन सभी को टैक्स दिया जाता है। टैक्स लेकर आपको पेमेंट किया जाता है। समझ गए? तो सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य टैक्स, ऐसा टैक्स जिसको गरीब आदमी दे सके, अमीर आदमी तो देता ही है, गरीब आदमी भी दे सके,
तो अत्यधिक कर लगा देगा तो क्या हो जाएगा, अगर टैक्स का रेट हाई कर देगा तो सब उस टैक्स को क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे, मतलब टैक्स का क्या होने लगेगा, चोरी होने लगेगा। तो क्या कैसा कर लगाया जाता है, कर कैसा लगाया जाता है, सामान्य कर लगाया जाता है। क्लियर है। चलो, चूंकि कह रहा है कि चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है, पावन है और अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक, संपत्ति के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अधिकार तो चाहिए, लेकिन जब तक विधि द्वारा, मान लीजिए सरकार को किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ गया तो उस समय आपका वो अधिकार क्या करेगा, वो यूज कर लेगा। ठीक, तो ये स्पेशल कंडीशन में होता है। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका क्या है, घर है। देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यह आपका सुंदर सा घर है, इसमें सभी फैमिली बहुत आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक क्या होता है, आप सुबह सुबह उठते हैं और नल से पानी निकालने जाते हैं, पानी के डेली पानी दे रहा था, लेकिन अब क्या देने लगा, पेट्रोल देने लगा, तेल देने लगा। तो यह ज़मीन क्या करेगा, इस ज़मीन को सरकार अपने अंडर में ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसका सप्लाई करने लगिएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार इसको क्या करेगा, इसको अपने अंडर में ले लेगा। ठीक, और इसके एवज में आपको क्या करेगा, आपको दूसरे जगह रखने के लिए सरकार क्या करेगा, आपको मुआवजा देगा, उचित मुआवजा देगा। जितना उसका दाम होता है उससे अधिक ही दे देता है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए। चूंकि संपत्ति का अधिकार क्या है, पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़े थोड़े पार्ट में ही कवर कर लेंगे। अब देखिए, राजनीतिक प्रतीकों के मायने, मतलब कुछ प्रतीक का यूज होता था, उस प्रतीक का मतलब क्या है। तो 18वीं सदी में या 18वीं सदी का बात हो रहा है, ज़्यादातर स्त्री पुरुष क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब एजुकेशन उस समय उतना नहीं था। ठीक, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, मतलब सिंबल का यूज किया जाता था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे कि आप वोट देने जाते हैं तो पहले बैलेट पेपर चलता था, उस पर चित्र अंकन रहता था कि फलना पार्टी का चित्र यह है, उस पर लोग क्या करते थे, वोट करते थे। अभी भी ईवीएम में भी अगर आप वोट देने जाते हैं तो उसके बगल में भी नाम लिखा हुआ रहता है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वह नाम देख लेते हैं, और जो पढ़े हुए नहीं हैं वो क्या देखते हैं, उनको क्या प्रतीक मिला है वो देख लेते हैं। पढ़े लिखे लोग भी नाम के जगह पे पहले प्रतीक ही खोजते हैं। तो समझ गए प्रतीक का यूज क्यों किया जाता था। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और वो प्रतीक के द्वारा ही उस चीज़ को क्या करते थे, समझ जाते थे। अब कह रहा है कि ले बार्बिया ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की क्या करें, कोशिश करें। ठीक, इन प्रतीकों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये ले बार्बिया क्या है, ले बार्बिया जो है, ले बार्बिया एक पेंटर है, पेंटिंग बनाते हैं। तो वो पेंटिंग में क्या क्या यूज करते थे, कौन कौन से शब्द यूज करते थे, उसको क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे है एक टूटी हुई जंजीर, हथकड़ी टाइप का, वो क्या है, टूटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे है टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का क्या करता था, प्रयोग करता था। और टूटी हुई हथकड़ी उनकी क्या है, आज़ादी का प्रतीक है। मतलब अगर
किसी व्यक्ति के हाथ में जंजीर लगा है तो उसका मतलब वह गुलाम है। अगर वही जंजीर टूटा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वह क्या हो गया, वह आज़ाद हो गया। वह क्या हो गया, वह आज़ाद हो गया। समझ गए। तो टूटी हुई जंजीर का प्रयोग किस में होता था, तो आज़ादी का प्रतीक था। टूटी हुई जंजीर का मतलब क्या था कि वह आज़ाद है। ठीक। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, छड़ी का बच्छीदार गट्ठर, मतलब एक बंडल होता था छड़ी का, इसका मतलब क्या है, तो यह यूनिटी का सिंबल है। अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर कोई एक छड़ी है तो उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से तोड़ दिया जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। पूरे गट्ठर को आप नहीं तोड़ पाइएगा। यह क्या है, यह एकता का प्रतीक है। एकता में ही बल है। यह क्या दिखा रहा है कि एकता में ही क्या है, एकता में ही बल है। एकता में क्या है, बल है। यह यूनिटी का प्रतीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। त्रिभुज के अंदर क्या है, रोशनी बिखेरती आंख। यह क्या बोला है, तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, यह सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। यह क्या है, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को क्या करती है, मिटा देती है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को क्या करती है, मिटा देती है। ठीक। अब देखिए यह है राजदंड। यह क्या है, यह है राजदंड। राजदंड क्या है, यह शाही सत्ता का प्रतीक है। राजा लोग इसको रखते थे। तो यह राजदंड किसका प्रतीक है, यह राजदंड किसका प्रतीक है, तो यह राजदंड है शाही सत्ता का प्रतीक। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए यह कह रहा है कि अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। अपना सांप जो है अपना पूंछ मुंह में ले लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यह समानता का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है, तो यह समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, मतलब सब कोई क्या है, बराबर है। अंगूठी कैसा रहता है, अंगूठी गोल रहता है। अंगूठी गोल रहता है ना। तो यह क्या है, यह कह रहा है कि इसमें सब देखिए, यह छोर यह छोर यह छोर यह छोर यह छोर, सब क्या है,